चाहे वो हमने देखा दादूपुर नलवी का जो नहर है इसका इशू हो, या फिर रोहतक के अंदर भी एक तालाब का इशू था, काफ़ी वाद विवाद हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है, जो तथ्य की बातें हैं उनकी। बड़े गजब की बात है कि हर बार एक मुद्दा कांग्रेस गाए बगाए किसी भी बहाने से लेके आती है। दादूपुर नलवी नहर, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ अवार्ड जो इन लोगों ने किया वो भी ठीक नहीं कर पाए थे ये लोग। 2000 एकड़ जमीन इक्वायर होने की बजाय 800 एकड़ जमीन ही इक्वायर हो पाई थी। 2200 एकड़। 2200, वही 2022 में थी। और उसमें भी बहुत सारे किसानों ने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारी ज़मीन वापस कर दो और ये पैसे भरा लो। लगभग 125 लोगों ने पैसे जमा कराए और अपनी ज़मीन वापस ली है। किसान खुश हैं कि ये काम यहीं पे रुक जाए। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती एक्वायर मत करो, मगर कोई नाक का सवाल बना रखा था। यही नाक का सवाल बना के आप भी आते हैं, गाए बगाए हर सेशन में इसका सवाल लगाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, फिर चर्चा से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। कभी भी इन लोगों ने प्रॉपर इसका जवाब नहीं सुना। एक बार दो बार मनोहर लाल जी के समय में 2014 वाली टर्म में इनको तसल्ली से इसका जवाब दिया था, मगर वही बात है कि हम तो ढीठ है, मानेंगे नहीं। रही बात रोहतक के तालाब की, आप बात करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ वहाँ पे ये अभी भी बात को घुमाएंगे। हमने कहा कि वहाँ कागजों में कोई तालाब नहीं है। ये कहते हैं वहाँ तालाब है। भाई हम कब मना कर रहे हैं? तालाब है कि नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, तालाब होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर कागज में तालाब नहीं है। नहीं, बत्रा साहब दिखा रहे हैं सर गैर मुमकिन तालाब है, फर्द दिखा रहे हैं। देखिए, नहीं वो फर्द लेकर के आए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई जो चीज़ मीडिया में दिखा सकते हैं वो सदन के पटल पे भी रख सकते हैं। सदन के पटल पे रखने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर कोई ऐसी बात है तो सदन के पटल पर रख देते। भाई ये है, हम भी दिखवा लेते उसको कि क्या सही है क्या गलत। जो पहला इशू था दादूपुर नलवी नहर का, क्या उसमें कोई तकनीकी दिक्कतें भी थी? वो कह रहे थे कि उसकी दिशा ही नहीं ठीक थी। वो नहीं, उसमें मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। देखो, असल में ये क्या है कि रिचार्ज होना चाहिए, उसके लिए बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए उसके लिए, और हमारा जो SYL का पानी आ जाएगा उस पानी के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी। मगर जिसका स्टार्टिंग से ही विरोध हो और उसमें किसानों ने अपनी ज़मीन देने से भी मना किया हो और उसका विरोध प्रदर्शन किया हो, और जिसमें ज़मीन पूरी नहीं ले पाए, एक्वायर नहीं कर पाए, लोगों ने विरोध किया था, फिर भी ज़बरदस्ती उस पर काम करके जितना उन्होंने किया किया। अब उसमें हमने किसानों को ऑफर दिया, किसानों ने इस बात को माना, और अभी तक किसान इस बात के लिए तैयार है अभी भी कि भाई हमें हमारी ज़मीन दे दे, वो पैसे भरने के लिए तैयार है। लेकिन सर ये आपको 20 लीगल दिसंबर की तरफ से सवाल उठाएगा शिक्षण संस्थान को लेकर। किसकी तरफ से? दिनेश फोगाट की तरफ से जी जी। सवाल उठाया कि कॉलेज बनाया जाए, महिला कॉलेज बनाया जाए। आपने जवाब भी दिया। हाँ, देखिए, मैं एक निवेदन करूँ, हमारे पास कॉलेज के लिए हमने लगभग 70-75 कॉलेज बनाए, 79 कॉलेज टोटल 79, और इसमें 20 किलोमीटर की परिधि को तय किया कि हर 20 किलोमीटर पे हम लोग एक कॉलेज बनाएंगे, और इसमें 31 महिला कॉलेज हम लोगों ने बनाए हैं। खुद जुलाना में 1 किलोमीटर की दूरी पे एक कन्या महाविद्यालय, 2 किलोमीटर की दूरी पे एक सरकारी महाविद्यालय, दोनों में सीट वेकेंट है, सीट खाली है, भरी नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई व्यवस्था उपलब्ध ना हो तब तो हम लोग उसके ऊपर काम करें। जब एक चीज़ वहाँ पे है ऑलरेडी तो उसमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी हमने क्योंकि विनेश जी
और नए देश के लिए परचम लहराया है, उनका मान सम्मान वो बढ़ता है। और इसलिए हमने उनको कहा कि भाई अगर ये सीट पूरी हो जाए और फिर भी कोई दिक्कत आए तो भविष्य के लिए उनकी प्रपोजल पे ना नहीं हाँ है, भविष्य के जब भी कभी दुख मंत्री जी नहर वाले इशू पे, मंत्री जी नहर वाले इशू पे सीएम ने कल एक हाउस ही में- जगह से बाहर निकलो या हाउस- नहर वाला तो नहीं, बहुत बात उसमें ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या कोई लीगल राय ली गई है और क्या कदम है अगला? देखिए उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अब जवाब देंगे। सर शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सदन में उठा। देखिए कोई शिक्षकों की कमी नहीं है, उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की बात है। अभी मैं भी 2.5-3 महीने पहले ही बना हूँ और बनने के बाद मैंने एक मुस्का की रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे। और ये भी मैंने सीधा निर्देश जारी किया है कि हर स्कूल में टीचर उपलब्ध हो, बिना टीचर के एक भी स्कूल नहीं होगा। जैसे पहले बोल देते हैं कि जी यहाँ पे है नहीं है, होगा जरूर कुछ न कुछ बात होगी, तभी कोई बात निकल के आती होगी, मगर मैंने दिखवाया है, अभी तक है नहीं। कमी ज़रूर है कि किसी जगह पे 2 टीचर होने थे वहाँ पे 1 है, कई जगह 5 टीचर होने थे वहाँ पे 3 है, इस तरह की बात तो आई है। उसको भी मैंने कहा कि इसको इतना प्रॉपर दुरुस्त करिए। और उसमें हमने पहले चरण में 1500 स्कूल लिए हैं जिसमें छोटी सी भी कमी ना हो, और 1 अप्रैल से हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको पूरी तरह से हायर में हम लोगों ने लागू कर दिया है। देश का पहला राज्य हरियाणा है जिस पे हमने ये किया। लगभग 10 से 12 मीटिंग्स मेरी एनईपी को लेके पूरे डिपार्टमेंट के साथ हुई है। हमने देश भर के सब शिक्षाविदों से लेके बाकी लोगों के साथ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, हर जगह पर हमने मीटिंग्स की है, उनकी राय जानी है। और राय जानने के बाद हमने इसको पूर्णतः लागू कर दिया है। अब जो एलिमेंट्री में और हाई और सेकेंडरी तक की जो है, उसमें लगभग 300 के आसपास में काम करने के गोल बनते, जिसमें 201 पे हमने पूरा काम कर लिया। अब जो ये 99 गोल्स अचीव करने बचते, इसमें कुछ ऐसे कि जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर हम लोगों को करने हैं, कुछ ऐसे जो निरंतर चलेंगे। कोई एफडी से संबंधित होते हैं, कोई दूसरे मामले होते हैं, वो चलेंगी। यानी कुल मिला के हम लोग 2025 के अंत तक आते आते या नेक्स्ट सेशन तक हम लोग पूर्णतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके देश में प्रथम राज्य बनेंगे। और उसमें कहीं चूक ना हो, इसलिए हमने समाज के हर वर्ग से इस पे राय मांगी है। सर ये जो 1500 स्कूलों की बात आपने बताई, क्या खासियत रहेगी? इन 1500 स्कूलों में खेल का स्थान होगा। 1500 स्कूलों में पीने के पानी से लेके, टॉयलेट से लेके, पंखा से लेके, टीचर से लेके हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। और मंत्री जी मंत्री जी, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यमुना की सफाई को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी रही है और यमुना की दिल्ली की सरकार उसकी सफाई पर ध्यान भी दे रही है। लेकिन हरियाणा में ऐसे कई नाले हैं जिनका पानी जो है सीधे यमुना जी में जा रहा है। हरियाणा सरकार यमुना की सफाई को लेकर क्या कदम उठा रही है? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ नाले गए हो, मैं ना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, मैं बेवजह आपके क्षेत्र से तो सबसे ज्यादा होंगे सर पानीपत से। देखिए अब अद्भुत बात यही है जो इन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ पानीपत में एक भी नाला दिखा दे जो यमुना जी तक जाता हो। अच्छा। पानीपत सिटी से लेके यमुना के बीच में लगभग 22 से 23 किलोमीटर का गैप है। और वहाँ पे मुझे अद्भुत बात है कि आम आदमी पार्टी का नेता जाके एक नाले खड़ा बोला देखो ये पानी यमुना जी में जाता है। भाई यमुना जी में कहाँ से जा रहा है? वो नाला दिखाता तो मामले में कौन सा जाके यमुना जी में पड़ रहा है। मैं तो वहीं का वासी हूँ, हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में देखा नहीं कोई उन्होंने खोद खाद के लेके गए तो रात मेरा नहीं भाई मैंने। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों को इंतजार है सर? हाँ बिल्कुल, जो उस पहले आप पूरा मैं बता रहा हूँ ना, कोई ऐसा नाला नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है उसको एक बार चेक करवा जा सकता है, और चेक करवा के अगर कोई इस तरह का कोई नाला वगैरह तो उस पर ज़रूर एसटीपी वगैरह लगा के पानी का जो बीओडी है उसको ठीक करके अगर उसमें डलने की परिस्थिति होगी तो डलेगा, नहीं तो नहीं। उसकी कोई और व्यवस्था करके उस पानी को एग्रीकल्चर में या दूसरे संसाधनों में लगाने का प्रयास करें। मंत्री जी, ऑनलाइन पॉलिसी को लेकर के शिक्षकों को इंतजार है क्योंकि बड़ा तबका है। आप बता रहे हैं कि इसके अंदर रैशनलाइजेशन या फिर नए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कब तक ये हो जाएंगे और कब तक ऑनलाइन ट्रांसफर खोलेंगे? विभाग को निर्देश दिए हुए बहुत तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं।
और मैंने उनको कहा हुआ है कि कोशिश करिए कि 1 अप्रैल तक आप अपने काम को पूर्ण कर लें। इसके बाद खुलेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। बिल्कुल सब चीज़ें ऑनलाइन, सब चीज़ें। मंत्री जी एक राव साहब बैठे हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं 10वीं के बोर्ड के, 12वीं के बोर्ड के, क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लीक हो रहे नहीं, एक बार हुआ लीक, मामला संज्ञान में आया। एक तो मामला ऐसा, उसमें क्या करोगे, एक शरारती बच्चा बैठते उसने पेपर लिया, हाथ में आते ही वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो उठाया, वो लीक हुआ। कड़ी सख्ताई हम लोगों ने की है और उसमें इस तरह का प्रावधान कर दिया कि कहीं कोई आसपास में भी अगर कोई मिलता है तो उसको भी नहीं बख्शेंगे। अब जब थोड़ी सी सख्ताई करनी शुरू की तो समाज के लोग आ गए कि नहीं जी ये तो ऐसे बैठे थे, नहीं जी वो ऐसे बैठे थे। फिर भी हमने उनको कहा कि ये एक चांस है, भविष्य में हम लोग इस तरह की अगर कहीं पे कोई गड़बड़ या किसी तरह की बात हुई तो उसको किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है। राव साहब, कल आपका नाम लेकर के रघुवीर कादियान ने बोला कि एक अंग्रेजी अखबार में लिखा हुआ है आपके नाम से एक इंटरव्यू छपा हुआ है कि गुरुग्राम जो है कैपिटल ऑफ करप्शन है, इस तरीके की बात लिखी है। उसके अंदर जो जो बात आपने कही थी उनका जिक्र किया गया था। कैसे देख रहे हैं आप गुरुग्राम की उस व्यवस्था को? उस जिस interview समय को? और ये उन्होंने कही उस समय मैं सदन में मौजूद नहीं था हाँ और जी, हाँ मैंने आज अखबार भी नहीं पढ़ा कि क्या उन्होंने कहा। पढ़ के फिर बता उन्होंने सकता यही हूँ सर क्या आप ही के बयान को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि मंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को कि भाई वहाँ करप्शन है, करप्शन तहसीलों के अंदर करप्शन है, इस बात को उसके अंदर कहते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव से पहले की बात थी और चुनाव के बाद भी मैं कहता हूँ कि यदि हम कहें कि 100% करप्शन हमने ख़त्म कर दी तो ऐसी कोशिश हमारी है कि करप्शन खत्म हो, लेकिन मैं कह दूं करप्शन बंद होगी ऐसा संभव नहीं है। अभी करप्शन शुरू होता है। गुड़गांव क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल हरियाणा की मैं कह सकता हूं, तो करप्शन तो है। कोशिश है हरियाणा सरकार की कि उसमें कमी आए और ख़त्म हो। आहिस्ता आहिस्ता प्रयास कितने कामयाब हो जाते हैं वो सब अनुसार आपको बताऊंगा। राव साहब, आप एक पोस्ट के व्यक्ति को 2 चार्ज उसके विरोध में भी थे, उसे भी मैं corruption को पहले लेकर- भी विरोध में था, आज भी विरोध में हूं, लेकिन सरकार बनने के बाद उतने ट्रांसफर अभी नहीं हुए। उम्मीद है कि सेशन खत्म होने के बाद सरकार ट्रांसफर खोलेगी और मुझे उम्मीद है कि एक आदमी को एक ही पोस्टिंग मिलेगी। आप दोनों सर वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, मंत्रियों को भी ट्रांसफर पावर मिले, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? दोनों ये तो हर सरकार में हर मंत्री की कोशिश होती है मेरी पावर को, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे करते, लेकिन ट्रांसफर खुलने चाहिए और मिनिस्टरों की माननी चाहिए और मानना भी गया है। कभी ये तो ठीक है, एक बार सरकार तीसरी बार बनी है तो कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर खोलने चाहिए, उसके बाद हो सकता है कि साल 2 साल ना खोले। बार बार मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि ट्रांसफर हो, 3 साल में एक बार ट्रांसफर जरूर होनी चाहिए। अधिकारी को काम करने का मौका मिलना चाहिए और यदि वो काम नहीं करता तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। एक पत्र आया था सर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कि अगर बाहरी दबाव किसी कर्मचारी अधिकारी ने डलवाया ट्रांसफर के लिए, चाहे वो मंत्री का ही क्यों ना हो, उसे वाजिब नहीं माना जाएगा। इसको कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के कारण भी हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है। चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी है, बड़ा अफसर है, उनके संज्ञान में हमसे ज़्यादा उस अधिकारी के बारे में जानकारी होती है। यदि ऐसी बात है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वाह, चले बहुत बढ़िया। आपने कहा कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो पूर्व विधायक है वो लगातार जो है कुछ धमकियों की का जिक्र किया था, क्या वो पूरा मामला था, उसके बारे में जरा एक- देखिए, आज गवर्नर एड्रेस पे स्पीकर साहब ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने उनसे एक ही कहा कि जो भी महामहिम का अभिभाषण होता है, किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, परंतु इसमें पिछली उपलब्धियां बताई गई, आगे क्या करना है इसमें नहीं बताया गया। तो उस पर हमने पूरा बारीकी से हर बार एक चर्चा होती है, जहाँ भी बैठते हैं, बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दे दी। हमने उनको एक आईना दिखाया कि जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए हों, जिनके कौशल रोजगार के डायरेक्टर पैसे में अंदर चले गए हों, तो ये भ्रष्टाचार में जो आपका रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले के अंदर कितनी सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी ऐसे थे जिनको आरोपी पाया गया और बाद में छोड़ दिया गया। और सरकार द्वारा खुद लिस्ट जारी की गई कि 400 पटवारी भ्रष्ट हैं, इनके दलाल भी हैं, परंतु उसके बाद अपने आप ही कहते हैं वापस ले लेते हो। इस प्रकार से कोई शिक्षा का स्तर हमारा लगातार गिरता जा रहा है। आज रोजगार बच्चों को ना मिलने की वजह से नशे में गए, विदेश में गए, तो ये सारी बातें मैंने विधानसभा में रखी।
और मैंने एक बात जो आपने कही, मैंने कहा एक डर का माहौल पैदा किया गया म्यूनसिपल चुनाव के अंदर, और जिसका नतीजा ये है कि म्यूनसिपल चुनाव का जो वोटों परसेंटेज था इतना कभी इतिहास में नहीं गिरा जितना इस बार गिरा, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भय का वातावरण जो पैदा करने वाले लोग हैं इनको सबक सिखाया जाए, लोग वोट पाने नहीं गए। और जहाँ तक मेरे हल्के की बात है, मैंने तो एक बात कही थी भी वहाँ के जो आपके पुराने विधायक हैं वो क्या यहाँ तक कह देते हैं कि अंदर करा दूंगा, मरवा दूंगा। तो इस तरह के भय अगर हमारे जैसे लोगों पे हो तो आम आदमी कैसे होगा? ये पब्लिकली उसकी वीडियोस हैं, आपके मीडिया के सामने पब्लिकली कहता है, रोज ही कहता है कि मैं अंदर करा दूंगा। मैंने तो ये कहा मुख्यमंत्री बता दो एसपी ला रखा है, धनदाला रखा है। और कोई बात? सर, एक दादूपुर नलवी को लेकर एसबीएल को लेकर क्या है कि सरकार बिना विपक्ष जो है वो हर बार मुद्दा उठाता है, और सरकार के पहली सरकार है जिसने नहर बंद कर दी। नहीं, आपकी सरकार में 2000 जमीन एक्वायर होनी थी लेकिन हुई 800 एकड़ के आसपास, और आप उसको बीच में छोड़कर चले गए। सरकारों का जो प्रोग्राम होता है, रनिंग प्रोसेस होता है, एक सरकार जाती है, ये नहीं है कि दूसरी सरकार उसे काम को बंद करती है, अगली सरकार पूरा करती है। और मैंने ये कहा कहते कि कुछ किसान विरोध करते हैं, मैं जहाँ भी रेलवे लाइन निकले, सड़क निकले, इस प्रकार का रजवाए निकलते हैं, तो पब्लिक हित में होते हैं, इनके विरोध के लिए इनको रोक दिया जाए तो फिर तो कोई विकास कार्य ही नहीं होगा। ये एक रिचार्ज स्कीम थी जो जमुना का फालतू पानी रेनिंग सीजन में आता है, वो आगे जाके बाढ़ में डुबोता है, इसलिए यहाँ पर ये नहर बनाई गई थी ताकि कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर का जो पानी लगातार नीचे चलता जा रहा है उसको रिचार्ज। 2247 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी चाहिए थी, 830 एकड़ ही विपक्ष की जो सरकार थी उन्होंने अधिग्रहित की। ये कहा जा रहा है कि अगर वाकई कांग्रेस इतनी सीरियस थी तो कम से कम जमीन का पूरा अधिग्रहण तो किया होता, किसान नहीं चाहते थे उनकी जमीन ली जाए। मैंने आपको बताया कि ये एक रनिंग प्रोसेस होता है, शुरुआत होती है, पानी उसमें आना शुरू हो गया था। आगे तो ये अगर जो जमुना की सपोर्टिंग नदियां हैं ना ऊपर, उनके ऊपर 3 डैम बनने हैं, किसाऊ वगैरह, अगर वो बन जाएंगे तो एक परमानेंट नहर, जैसे वेस्टर्न यमुना नहर है, जैसे आपकी भाखड़ा कैनाल है, ये इस प्रकार की नहर में इतना पानी उपलब्ध हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था ठीक होगी। सर, आज आप कांग्रेस के प्रभारी भी चंडीगढ़ आ रहे हैं, बीके हरिप्रसाद, तो मीटिंग है जो उनके द्वारा ली जा रही है, तो क्या कुछ डिस्कशन जो है वो किया है? ये तो उन्होंने बुलाया है 3 बजे, जाएंगे उनके पास, पूछते हैं जो कोई बात पूछेंगे। तो संगठन को लेकर चर्चा होगी या एलओपी को लेकर बातचीत होगी? देखिए वो हमारे नए प्रभारी हैं, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज लगाए हुए थे, चाहे वो एमएलए थे चाहे नॉन एमएलए थे, उनको बुलाया है, उनसे फीडबैक लेंगे, जाके देखते हैं क्या। विधायक जी, कैग की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखी गई, और जिस तरीके से उस कैग की कुछ खुलासे हुए, क्या कहेंगे? देखो, कैग की रिपोर्ट में कई बिंदुओं पे सरकार के काम काज पे प्रश्न चिन्ह है, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ कैग की रिपोर्ट में है कि अपहरण की घटनाएं बढ़ गई, ये बहुत चिंताजनक है। तो इस प्रकार के अपराध पे रोक लगना चाहिए, और जो फजूली खर्चे हैं सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अलग मुद्दा है सर आपका, क्योंकि अभी हमने देखा कल निकाय चुनाव का रिजल्ट आने जा रहा है जी, सिरसा को लेकर के आप क्या उम्मीद जता रहे हैं निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर? और वहाँ जैसा कि अभी वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में वहाँ पर किस तरीके से नीतियाँ दी गई, सिरसा के अंदर क्या स्थिति थी और क्या उम्मीद है कल सिरसा के अंदर? स्थिति ऐसी थी जी कि हमने 3 महीने के अंदर अपना काम सही ढंग से करके दिखाया है जनहित में। और आपको पता है कि सिरसा एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और हलोपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन भी वापस ले लिया था, और सेम एज इट इज़ इन चुनाव के अंदर भी इनका गठजोड़ था। हमने तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे वो लोग खुद तो पिछले 5 सालों में कुछ कर नहीं पाए, इस करके बेबस हुए पड़े थे, कोई मुद्दा नहीं था, केवल गलत टिप्पणी करनी, गलत लैंग्वेज यूज़ करनी, इस तरीके का उन्होंने मतलब माहौल एक सिरसा के अंदर चुनाव में बना दिया था। और फिर इसी कारण से मजबूरन आखिरी में उनको फिर मुख्यमंत्री साहब को सिरसा निमंत्रण देना पड़ा कि आप आओ। मैंने तो एक बात कही थी
मैं तो हाँ तारीफ ज़रूर करता हूँ मुख्यमंत्री साहब की। उन्होंने कभी खाली नहीं मोड़ा अगर हमने कोई अपने इलाके के काम के लिए उनके आगे कोई बात रखी है तो। लेकिन मैं एक ही बात कहता था कि इंजन तो अच्छा है लेकिन हमारे सिरसा के डब्बे जो हैं उनमें लूट मची हुई थी, और इस करके हालात जो हैं वो बद से बदतर रहे हमारी सिरसा की नगर परिषद के। अब तो कल नतीजे आने हैं। अब सिरसा की जनता ने क्या तय किया है कि हमारे कामों पर मोहर लगाएगी या फिर ऐसे लोगों के हाथ में फिर से नगर परिषद देगी जिन्होंने शरेआम लोगों को लूटने का काम किया पिछले 5 सालों के अंदर। बाकी उम्मीद पे सारी चीज़ें टिकी हैं, उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा है। और एक सवाल भी लगाया था कई जगह नशे को लेकर जो है वो सवाल उठाए जी 3 महीने से आपने कहा कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जो है वो आपके बेल्ट से काफ़ी ट्रैफिक होता है। क्या सहायता जो है वो मौजूदा प्रशासन का, आपके हल्के के प्रशासन का, जिले के प्रशासन का मिल रहा है और किस तरीके से पुलिस जिला भी एक बनाया गया है। बिल्कुल पुलिस जिला बनाया गया है, प्रयास किया गया है। आज मेरा क्वेश्चन भी लगा हुआ था, 37वां नंबर था, आप डिटेल ले लीजिएगा। लेकिन 36 पे आके जो समय है वो समाप्त हो गया। मैं रह गया अपना क्वेश्चन जो है उस पर सप्लीमेंट देने के लिए। तो उसमें कई चीज़ें, कई कमियां जो हैं अभी भी हैं, उनको टैकल करना बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि हमारा इलाका बॉर्डर का इलाका है और कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो पुराना है, जो पुलिस प्रशासन उन्हीं की शय पे वहाँ पर नशा बिक रहा है। एसपी साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं प्रयास, लेकिन सिस्टम को बदलना होगा क्योंकि धरातल तक कई ऐसे बड़े बड़े स्मगलर्स नीचे कुछ चौकियों वालों के साथ औरों के साथ मिल के उनकी जो पुरानी आपस में सेटिंगें थी, वो जो सिस्टम इनका एक घेरा बना हुआ है वो नहीं टूट पा रहा। उस पर एक अलग कोई गठित करनी होगी कमेटी सरकार को ताकि उन चीज़ों पे मार की जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे 3 प्रकार की कैटेगरीज होती है नशे की जो ये मात्रा पाई जाती है। जो कमर्शियल होती है उसके अंदर 10 साल से ऊपर की सज़ा होती है, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि क्वांटिटी कम दिखा के और जो पकड़ा जाता है व्यक्ति उससे भी पैसे ले लेते हैं और उसके बाद ताकि उसको सज़ा कम हो और उसके बाद उसी नशे को उठाकर फिर आगे फिर से बेच देते हैं। एक गस्टेड ऑफिसर लगता है, जब भी किसी व्यक्ति की चेकिंग होती है तो उस समय गस्टेड ऑफिसर की निगरानी में चेकिंग होती है, लेकिन गस्टेड ऑफिसर को भी वहाँ नहीं बुलाया जाता चेकिंग के लिए। सुबह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है, एक साइन करा लिए जाते हैं। अब मान लो कोई बड़ा सप्लायर है, बड़ा सप्लायर किसी को आगे अपने किसी व्यक्ति को उसने नशा दे दिया कि आप बेच के आओ, अगर वो पकड़ा जाता है तो सिर्फ बयान के आधार पे उसकी ज़मानत हो जाती है। सिर्फ बयान में उसका नाम लिखा जाता है, इजीली उसकी ज़मानत हो जाती है। कोई एविडेंस नहीं इकट्ठे करे जाते, जो मेन सप्लायर है उस तक नहीं पहुंचा जाता। तो ये सारी एक चेन है बड़ी जो आपस में मिलके ये काम कर रही है, जिस करके हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशे के अंधकार में दिन प्रतिदिन जा रही है। मैंने बल्कि जो मेरी हमारी MLAs की जो वेंगी ग्रांट होती है उसमें से मैंने अपने 28 गाँव के अंदर जिम देने का जो है वो काम किया है ताकि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें और नशे को ख़त्म करने में अपनी तरफ से जोर लगाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। कल पानी का मुद्दा छाया रहा, आज जो है सरकारी कॉलेजों का और अध्यापकों की कमी का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने जमकर सरकार पर निशाना साधा इस मुद्दे को लेकर। देखो, विपक्ष का काम है अपने विपक्ष की भूमिका निभाना, सरकार का काम लोगों को सरकार देना, सरकार चलाना। लोगों के हित में जो सरकार ने कार्य किए हैं, आप पूर्व में 2014 से 2025 में आप तुलना कर लिए, विकास की दृष्टि से कर लीजिए, आप उद्योग के नाम से, रेवेन्यू के नाम उससे आप हर क्षेत्र में देखिए विकास कहाँ हुआ। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, पर आम जनता तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए बनाया कि लोगों ने काम किया है। आम व्यक्ति की सरकार कभी हरियाणा के कल्पना कोई सरकार बनी तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ, काम किया है तो लोगों ने मत दिया है। सर, बेरोजगारी को लेकर भी साधा गया है निशाना और हर बार कहा जाता है कि हरियाणा में बेरोजगारी अपनी चरम पर है। आप कैसे देखते हैं विपक्ष के साथ? मैं मानता हूँ हरियाणा में बेरोजगारी ना के बराबर है। आज इतना बड़ा उद्योग, इतना बड़ा हब, कारोबार, व्यापार, दिल्ली एनसीआर, पर व्यक्ति काम करे। आज व्यक्ति को काम करना चाहिए। व्यक्ति को क्या है कि बेरोजगारी के बार बार जो
कांग्रेस के मित्र कहते हैं, आप देखिए आप कितने उद्योग हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, सरकारी हैं या दूसरे के, सरकार ही के बेरोजगार भाई आम जो स्वयं जो आदमी अपना कोई व्यापार खोजता है, अपनी बेरोजगारी खत्म करता है, चाहे किसी माध्यम से करे। हरियाणा में मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी के नाम की राजनीति करना ये किसी के हित में नहीं है। आज हरियाणा विकसित प्रदेश है, आम व्यक्ति की आय देखिए, आम व्यक्ति के काम देखिए, हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि 4 लाख करोड़ के करीब जो है कर्जा हरियाणा के ऊपर है। अब विपक्ष क्या कहता है, कर्जा है तो उनको भी जानकारी है, सबको है, पर ये हरियाणा के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, क्या लोग धरातल पे है, लोग मानते हैं कि विकास हुआ है। और विपक्ष का अपना मैं सुझाव, विपक्ष का हम सुझाव भी देना है, अपनी बात है विपक्ष सुझाव दे, सरकार उन बातों को मानती है पर अपना सुझाव भी रखें। क्षेत्र से आते हैं क्योंकि उद्योग नगरी है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप उठाने वाले हैं और आपको लगता है आपके क्षेत्र में अभी भी उस विकास से? मेरा 2 है, हर फरीदा जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, आईएमटी के क्षेत्रफल को बढ़ावा देना, और पृथला जैसे विधानसभा सबसे बड़ा औद्योगिक हब है, वहाँ पे अवैध जो औद्योगिक जो प्लॉट करते हैं उससे ना रास्ता है, ना पानी की, ना सीवर की है। वहाँ चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ औद्योगिक क्षेत्र बढ़े, और सबसे ज़्यादा जेवर एयरपोर्ट और बड़ौदा एक्सप्रेस के कारण सबसे बड़ा उद्योग हब फरीदाबाद की तरफ लोग रुख है, तो इसलिए ज़्यादा उद्योग क्षेत्र को बढ़ाए और पानी की, पीने की और रास्ते की सफाई का विशेष उद्योग जगत में काम किया जाए। धन्यवाद।